नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय में हमने पिछले व्याख्यानों में पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बारे में अध्ययन किया। हमारा जो पिछला इस पेपर में जो व्याख्यान हुआ था वह मैकियावेली एक्विनास पर जाके उसी क्रम में हम हॉब्स के संत थॉमस हॉब्स जिसको कहते हैं थॉमस हॉब्स के विचारों को आज व्याख्या में लेंगे कि थॉमस का जो लेखन व्यक्तित्व है, उनका जो मूल सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या था राजनीतिक परिवेश में, उससे संबंधित हम आज चर्चा करेंगे। सीसी मैक्सी ने अपने शब्दों में इनके बारे में कहा है कि अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी राजनीतिक दर्शन के लेखकों को जन्म दिया है उन सभी में कदाचित हॉब्स का जो नाम है वो महानतम श्रेणी में आता है। थॉमस हॉब्स ने एक ऐसे दार्शनिक के रूप में अपना व्यक्तित्व विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया, जिसने राजनीतिक चिंतन में निरंकुशतावाद एवं धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए एक वैज्ञानिक आधार बनाया एवं भौतिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली पद्धति को दर्शन तथा राजनीतिक चिंतन का आधार देकर के राजनीति को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वरूप प्रदान किया। हॉब्स को राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत की नवीन परंपरा को विधिवत जन्म देने वाले भी माने जाते हैं। यानी इनका इस बात का श्रेय है कि सामाजिक समझौता जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है वह किस आधारभूत विचारों पर अपना स्थान रखता है। मध्ययुगीन प्राचीन विचारकों के द्वारा भी किया गया जो वर्णन है वह सिद्धांत की दृष्टिकोण से विशद विवेचन की श्रेणी को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया वो थॉमस हॉब्स ने ही किया। इस वैज्ञानिक चिंतन की जो परंपरा में ऐतिहासिक भौतिकवादी समीक्षा, तर्क सिद्ध व्याख्या करना, तीक्ष्ण शैली, विचारों के उत्तेजक लेख, ये सब हॉब्स के ही देन में आते हैं। जॉन लेयर्ड ने कहा है, हॉब्स प्रतिभा संपन्न मनोवैज्ञानिक, उत्कृष्ट तत्वज्ञानी, प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक एवं एक ऐसा नैतिकवादी है जिसे ब्रिटेन के आचार शास्त्र का जनक कहा जा सकता है। बेपर ने भी अपने शब्दों में कहा है, राजनीतिक दर्शन के इतिहास में हॉब्स जो प्राय निरंकुश शासनवादी माना जाता है, शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी है। तो ये जो कथन दिए गए, इनका ये आधारभूत इस बात का तत्व है कि राजनीतिक दर्शन में हॉब्स का जो योगदान है या उनके विचारों की जो शैली है वह अपने आप में उत्कृष्ट तत्व के बारे में, मनोवैज्ञानिकता के बारे में, नैतिकता के बारे में, राजनीतिक चिंतक के बारे में अपना अहम एवं प्रमुख स्थान रखती है। थॉमस हॉब्स का जीवन बड़ा ही अपने आप में इस तरह का रहा कि 1608 में जब उनकी आयु 20 वर्ष की थी, वे इंग्लैंड के कैवेंडिश नामक एक संभ्रांत उच्च कुल में विलियम कैवेंडिश के शिक्षक नियुक्त हुए। उसका इस परिवार के साथ जीवन भर संबंध बना रहा। इसने इसके बौद्धिक विकास पर गहरा प्रभाव डाला। 1610 ईस्वी में अपने शिष्य के साथ यूरोप की पहली यात्रा करते हुए उसे वहाँ के दार्शनिक सिद्धांतों के तथा नवीन भौतिक विज्ञान के संपर्क में आने का अवसर मिला।
ऑक्सफोर्ड का दर्शन बहुत पुराना पड़ चुका है। इसके साथ ही इस परिवार के साथ संपर्क उनके बनते गए। तत्कालीन इंग्लैंड के बेकन एवं बेन जॉनसन जैसे बुद्धिजीवियों से परिचय होने का उनको मौका मिला। इन्होंने इस तरह से अनुभूतियों, गति एवं उनकी जो भावनात्मक स्थिति थी वह अपने आप में, जब उनकी आयु 49 वर्ष की थी तो यूक्लिड की पुस्तक देखते ही रेखागणित के वो प्रेमी हो गए एवं अनुभूतियाँ, उनकी गति का जो परिणाम है वह बड़ा ही एक अलग प्रकृति का रहा। प्रकृति में गति सर्वव्यापक है और समस्त भौतिक जगत तथा मानसिक प्रक्रियाएं सहजातीय या होमोजीनियस तत्वों की गति मात्र हैं। तो देखिए, ज्यामिति के बारे में इनका जो अनुभूत परक ज्ञान था वह इनके कहीं न कहीं राजनीतिक परिवेश में या राजनीतिक विचारों के परिवेश में मुखर हुआ, सामने आया एवं गणित शास्त्र से उनका ध्यान राजनीति शास्त्र की ओर एकदम आकर्षित हुआ। निरंकुश राजसत्ता के समर्थन में एक पुस्तक लिखी और इस कारण इंग्लैंड में अपना रहना संकट में समझते हुए एवं वहाँ से निकल के फ्रांस चले गए। 11 वर्षों तक फ्रांस में रहे। इसी अवधि में उन्होंने डी सिवे नामक ग्रंथ की रचना की जो 1642 में प्रकाशित हुई। इसी अवधि में पेरिस में इंग्लैंड से भागकर आए हुए युवराज तथा भावी राजा चार्ल्स सेकंड का गणित शास्त्र का अध्यापक भी रहे। 1651 में इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो सर्वाधिक एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है लेवियाथन। 1655 में इन्होंने डी कॉर्पोरो एवं 1659 में डी होमिनो नामक अपने ग्रंथों की रचना की, प्रकाशित हुए। इनकी जो 1660 में क्रॉमवेल द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ की जो समाप्ति हुई, इंग्लैंड में राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई। पेरिस में इससे गणित पढ़ने वाला युवराज चार्ल्स द्वितीय के नाम से ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठा, जिससे उनके जीवन का संकट था वो टल गया। यानी कुछ समय संकट की कुछ स्थितियाँ इनके सामने आईं, क्योंकि इनका जो कट्टर यूरिटिन, इनका जो नास्तिक श्रोमणी समझा जाने लगा इनको, एवं होमिन जो इनकी पुस्तक थी उसके आधार पर ही और उस संकट की स्थिति को देखते हुए इन्होंने अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत किया। राजघराने में हॉब्स का सम्मान बढ़ गया। चार्ल्स ने उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की एवं 1668 ईस्वी में उन्होंने डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स की रचना की, जिसमें गृहयुद्ध की विवेचना करते हुए उसका उत्तरदायी संसद के समर्थकों पर डाला। उन वैध राजतंत्रवादियों की आलोचना की जो इंग्लैंड में राजा का शासन और शक्तियां संसद द्वारा सीमित करना चाहते थे। तो इसी काल में इन्होंने डायलॉग ऑन द कॉमन लॉज भी प्रतिपादित की। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश और एकमात्र विधि निर्माता है, जनता में उसे नियंत्रित करने की कोई क्षमता नहीं है। तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको हम एक बार फिर स्पष्ट रूप से यहाँ अपने शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं कि हॉब्स ने राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ थे उनको इन्होंने लिखा, प्रतिपादित किया। वो प्रमुख रूप से, जैसे हम पहले क्रम में लेंगे, डी सिवे 1642, डी कॉर्पोरे 1640, लेवियाथन 1651, एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1650, डी होमिनी 1659। इस तरह से ये 5 इनके ग्रंथ रचनात्मक दृष्टि से अहम स्थान रखते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ा जाने वाला या सबसे ज़्यादा जो विचारों में आता है, राजनीति विज्ञान के स्कॉलर होने के नाते या राजनीति में अपना एक सीखने की, ज्ञान लेने की या समझने की जो उत्कंठा है उसको ध्यान में रखते हुए, तो लेवियाथन
में जो हब्स के विचार हैं वो अपने आप में एक विशेष रूप से स्पष्ट और समझने के लिए जीवन में सर्वाधिक सामने आते हैं। यह हब्स की अमर कृति है। इसके 4 भाग हैं। पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था, दूसरे में राज्य की उत्पत्ति, तीसरे में चर्च और राज्य के संबंध तथा चौथे अंतिम भाग में कैथोलिक चर्च के पक्षों का विवरण दिया गया है। अब हम बात करते हैं लेवियाथन के बारे में थोड़ा सा। और लेवियाथन एक विशाल समुद्री राक्षस का स्वरूप है। इस तरह से इन्होंने इसको उपमा दी है कि जिसके माध्यम से हब्स समझौते से उत्पन्न संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राजशक्ति का स्वरूप प्रतिपादित करना चाहता है। उन्होंने अपनी रचना के प्रमुख पृष्ठ पर इसे सब मनुष्यों से मिलकर बनने वाला एक विराट पुरुष का या महामानव का एक ऐसा रेखा चित्र बनाया है। महामानव जिसको लेवियाथन कहा है, इसकी सारी देह छोटे छोटे मनुष्यों से भरी हुई है, जो यह सिद्ध करती है या संकेत करती है कि सबने अपने अधिकार इसे देकर के सामाजिक समझौते से प्रभुसत्ता संपन्न लेवियाथन का निर्माण किया। उस लेवियाथन का जो मुकुट है, उसके दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में धर्म का दंड देने का जो स्वरूप है, वो महामानव के रूप में खड़ा किया है। इसका तात्पर्य है कि शासन और धर्म दोनों क्षेत्रों में उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए बेपर ने लिखा है, हब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है। अब हम देखिए, ये जो इनकी जो लेखन शैली रही है, इनके जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में ये मूल रूप से नाम ध्यान रखना अत्यावश्यक है। लेकिन इसी दौरान जो परिस्थितियां उनकी रहीं, उसको हम थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं कि विज्ञान के विकास का जो प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, वो परिस्थितियों बस काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इंग्लैंड का गृह युद्ध भी तत्कालीन स्थितियों में जो वहाँ की मानसिकता थी, जो राजनीतिक दशा थी, उसका भी इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा और इनके विचारों को एक नया रूप मिला। फिर उन्होंने यात्राएं की और काफ़ी संपर्क किए देश विदेशों में। तो इस तरह से इन सारी बातों का जो प्रभाव पड़ा, वो हब्स की प्रमुख रूप से एक अध्ययन पद्धति निकल के आई, जिसको हम वैज्ञानिक भौतिकवाद का नाम देते हैं, साइंटिफिक मटेरियलिज्म। यहाँ से भौतिकवाद की जो बात है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, प्रारंभ होता है, जो कि आगे चल करके और इसी क्रम में कार्ल मार्क्स पर जाके रुकता है। और भी इससे आगे जो नव आधुनिक जो विचार प्रस्तुत करने वाले हैं, उनमें भी इनके कई ऐसे तात्विक लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम इस व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।